हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। तो बच्चों, क्लास नंबर हमारी जो है पिछली क्लास हम 7 कर चुके हैं। आज क्लास नंबर हम 8 करने वाले हैं। बच्चों, इसमें हमने जो है थोड़ी सी चेंजिंग की है। वो चेंजिंग ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इनकी पॉइंट है, हमने उनको जो है कवर कर लिया है। उन पर हमने जो है ये कर लिया कलर सा। तो वही हम पढ़ाएंगे जो बच्चों जो एग्ज़ामों में लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे जा चुके हैं। जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनमें हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, तो इसलिए बच्चों उनको हम जो है छोड़ देंगे और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उनको ही पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। आज की क्लास नंबर हमारी 8 होने वाली है और जिसके अंदर हम हेडिंग पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं हम उनको कवर करने वाले हैं, जितने पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा होने वाला, गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत के प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। यानी कि गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, जो जो उदय हुआ था, जो मतलब ये नाम निकल के आया था, वो कौशाम्बी में ही निकल के आया था। कौशाम्बी के निकट, जो कि प्रयाग के निकट कौशाम्बी पड़ता है। और गुप्त लोग कुषाण के संबंध थे, यानी कि गुप्त लोग जो थे वो कुषाण वंश के समकालीन थे, उनको मानते थे। गुप्त वंश का संस्थापक जो था श्रीगुप्त था और इसका समय पीरियड रहा है 240 से 280 तक। मतलब कि हम कह सकते हैं जो इनके संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त जी हैं और जो इनका समय पीरियड है वो 240 से 280 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और ये लोग किसके किसके अधीन थे? ये लोग कुषाणों के अधीन थे। और कहाँ पर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था? ये उदय हुआ था कौशाम्बी के निकट। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट हमारा होने वाला है श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, जो कि 280 से 320 तक रहा। यानी कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी मतलब कि जो जिसने नींव रखी थी वो श्रीगुप्त के द्वारा रखी गई थी, लेकिन श्रीगुप्त के जाने के बाद यानी कि कहीं ना कहीं तो इनकी मृत्यु होनी थी। इनकी मृत्यु के बाद जो जो साम्राज्य संभालने वाले उत्तराधिकारी होते हैं उनको उसको उत्तराधिकारी कहा जाता है। और जो है अगले उत्तराधिकारी कौन थे? श्रीगुप्त जी थे, जिनका नाम घटोत्कच था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं श्रीगुप्त वंश का प्रथम सम्राट। श्रीगुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यानी कि सबसे ज़्यादा महान सम्राट जो कहा गया है गुप्त साम्राज्य, वो सम्राट वो कहा गया है समुद्रगुप्त प्रथम को कहा गया है। यानी कि इस युग का सबसे सम्राटी प्रतापी राजा था वो चंद्रगुप्त था। ठीक है, यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसने लिच्छवी कुमारी देवी से विवाह किया था। यानी कि जिससे इनका विवाह हुआ था, किसका? चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था। उनका नाम लिच्छवी राजकुमारी थी और कुमार देवी से विवाह इनका हुआ था। इसने महाराधिराज की उपाधि धारण की थी। यानी कि पूछ लिया था बच्चों कि महाराजाधिराज की जो उपाधि धारण की थी किसने की थी? तो वो की थी आपने चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं गुप्त संवत। गुप्त संवत यानी कि 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत चलवाया था उस टाइम पर बच्चों, किसके द्वारा चलवाया गया था? चंद्रगुप्त के द्वारा चलवाया गया था। और इसकी शुरुआत का समय पीरियड जो रहा है वो 319 से 320 तक रहा और चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ये चीज़ चलवाई गई थी। अगला पॉइंट बच्चों, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। यानी कि चंद्रगुप्त के जाने के बाद जो साम्राज्य संभालने वाला व्यक्ति था उसका नाम क्या था? उसका नाम था समुद्रगुप्त। बच्चों, अगला जो उत्तराधिकारी हुआ इनके जाने के बाद कौन हुआ? समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को वर्जित किया था। यानी कि इनकी एक एरिया में आर्यवर्त इनकी गोल गोल सर्कल घूमने वाले जितने भी राज्य चल रहे थे, इनमें राजा शासक कर रहे थे, उनके 9 शासकों को इसने हराया। और दक्षिणावर्त यानी कि उल्टे दिशा में जो जितने भी राज्य थे इसमें राजा राज कर रहे थे, उनके 12 शासकों को इसने हराया था। किसने? समुद्रगुप्त के द्वारा इसको हराया गया था। इनकी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हीं विजय के कारण, यानी कि ये जो इसने विजय हासिल की थी किसने? गुप्त ने, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता, विस्मांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। यानी कि इनके द्वारा 3 उपाधियां धारण की गई थी। वो पहली थी अश्वमेध, दूसरी विक्रमांक एवं तीसरी थी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, इन्हें कविराज भी कहा जाता था। किन्हें कहा जाता था बच्चों? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। यानी कि यह विष्णु को मानता था, उनको पूजता था, विष्णु को अपना देवता मानता था। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। ये संगीत इसको बहुत पसंद था। यानी ऐसा ऐसा
अनुमान उसके सिक्कों पर उसके वीणा बजाते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। यानी कि उस समय जो है सिक्के चलाए गए थे जिन पर जो है वीणा बजाते हुए जो है वाद्य यंत्र का दिखाया गया था, और इसको संगीत बहुत पसंद था, किसको? समुद्रगुप्त को। अगली हेडिंग हम पढ़ने वाले हैं समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था हरिसेन था। समुद्रगुप्त के अंदर जो दरबारी था वो हरिसेन था। इसने इलाहाबाद प्रशासित लेख की रचना की है, किसने? हरिसेन ने की थी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। ये वाला बच्चों छूट गया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, यानी कि समुद्रगुप्त के जाने के बाद इसकी संभालने वाली गद्दी जो थी किसको दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री आया था, किसके? चंद्रगुप्त। पूछ लिया था बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था, तो हम कह देंगे कि चीनी यात्री फाहियान भारत में जो है आया था, किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, ये वाला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। यानी कि जब शक पर विजय पाली थी कि उन्होंने गुप्त साम्राज्य के जो उस टाइम पर राज चला था चंद्रगुप्त ने, तो चांदी के सिक्के चलवाए थे इस खुशी में। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यानी विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था या गोविंदगुप्त था, जो कि 415 से 454 में हुआ। यानी कि इसके दो नाम थे। चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था, इनके जाने के बाद जो गद्दी पर बैठने वाला था वो कुमारगुप्त था या गोविंदगुप्त था। इनके दो नाम थे चंद्रगुप्त के, वो कुमारगुप्त के। एक कुमारगुप्त है, अगला नाम है गोविंदगुप्त, जिनका समय पीरियड 415 से 454 तक रहा। अगला पॉइंट पढ़ने वाले नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा करी गई थी। ठीक है बच्चों, बिहार में नालंदा जिला है। नालंदा जिले के अंदर नालंदा ही नाम से जो है एक विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा करवाई गई थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जो कि 455 से 467 तक रहा। यानी कि कुमारगुप्त प्रथम के जाने के बाद उनकी गद्दी को संभालने वाला जो था वो उत्तराधिकारी, उसका नाम था स्कंदगुप्त, और इसका समय पीरियड 455 से 467 के बीच हुआ। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। यानी कि स्कंदगुप्त ने, यानी कि जो उत्तराधिकारी थे 415 और 467 के बीच में उन्होंने राज किया, उन्होंने गिरनार पर्वत पर एक सुदर्शन झील है बच्चों। पूछ लिया था कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो वो स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। यानी कि उसकी दोबारा से मरम्मत किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त के द्वारा करवाई गई थी। अगला पॉइंट बच्चों पढ़ने वाले हैं। स्कंदगुप्त के शासन काल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। यानी कि जिस समय स्कंदगुप्त राज कर रहे थे उस समय हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। और अंतिम गुप्त शासक कौन हुए? विष्णुगुप्त। बच्चों पहला और आखिरी पूछ लिया था, तो सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं आखिरी विष्णुगुप्त थे, और प्रथम जो थे वो श्रीगुप्त थे, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला पॉइंट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट व भाट कहा जाता था। जिस समय गुप्त की वो चल रही थी योजना, उस समय पुलिस के कर्मचारी को चाट भाट कहा जाता था। अगला पॉइंट में पढ़ने वाले शासनकाल की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी उस टाइम पर? शासनकाल की सबसे छोटी इकाई बच्चों ग्राम कहलाती थी। और अगला पॉइंट हमारा है ग्राम सभा का मुखिया क्या होता था? ग्रामिक कहलाता था। अगला पॉइंट है ग्राम समूह की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम समूह की जो छोटी इकाई होती थी ग्राम समूह के अंदर, उसको पेट कहा जाता था। और अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। भू राजस्व कुल पद 1/4 भाग से 1/16 भाग हुआ करता था। यानी कि जितनी भी भूमि में से अनाज निकलता था उसका जो वसूला जाता था, उपज वसूली जाती थी, तो पहले 1/4 वसूली जाती थी, उसके बाद 1/6 वसूली जाने लगी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। गुप्त काल के उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यानी कि गुप्त काल के समय जो उज्जैन जो था वो सर्वाधिक व्यापारिक केंद्र था, जहाँ पर व्यापार की मात्रा सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक सर्व मुद्राएं जारी की थी। किस समय की थी? उज्जैन में गुप्त काल में की थी। इसी वर्ण मुद्रा का अभिलेख दीनार कहा गया है। यानी कि इसका जो अभिलेखों में है उनको दीनार लिखा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। यानी कि गुजरात
सबसे पहले गुजरात में हुए थे, लेकिन इसके बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी कर दिए जो केवल लेन देन के लिए ही प्रयुक्त हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर देखने वाले हैं महत्वपूर्ण गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। गुप्त काल के समय कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर थे और कहाँ पर स्थित थे। सबसे पहले मंदिर हमारा था विष्णुगुप्त था, जो कि तिगवा जगह थी, कहाँ पर पड़ती है, जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। एक शिव मंदिर था जो कि भूरा जगह पड़ती है और जो कि नागौद मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। पर्वती मंदिर है जो कि यमुना कुठार है, एक जगह जहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर यह जगह पड़ती है। दशावतार मंदिर है, ईंटों से निर्मित पहला मंदिर था ये बच्चों, जो कि देवगढ़ जगह पर है, और ये देवगढ़ जगह कहाँ पड़ती है, ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है। एक शिव मंदिर है जो जगह है खोर, और जो कि नागौद मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। लक्ष्मण मंदिर है, यह भी ईंटों से निर्मित था उस टाइम पर। भीतर गाँव जो कि कानपुर है, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि गुप्त सम्राट जो थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं दशावतार मंदिर है। दशावतार मंदिर यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है, यानी कि जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, यानी कि अजंता की गुफाओं में 29 गुफाएं हैं लगभग। अजंता में लगभग 29 गुफाएं, जिसमें 6 ही शेष बची हैं, जिनमें संख्या नंबर 16 और 17 गुप्तकालीन की हैं। इनके गुफाओं के नंबर डले हुए हैं बच्चों उस टाइम पर, तो 16-17 जो है गुप्तकालीन हैं। ठीक है बच्चों, और अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं गुफा संख्या 17 चित्र को चित्रकला कहा गया है, यानी कि गुफा नंबर 17 जो है उसे चित्रकला कहा गया है। इस चित्रशाल में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित चित्र उद्गत किए गए हैं। ठीक है बच्चों, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं संस्कृत गुप्त राजाओं की शाक्य भाषा थी। क्या थी, शाक्य भाषा थी इस टाइम पर संस्कृत गुप्त राजाओं की। अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था गुप्त काल में। अगला पॉइंट देखते हैं, जो अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं मंदिर बनाने की कला का जो जन्म हुआ है वो गुप्त काल में ही हुआ था, यानी कि मूर्तियों का सबसे ज़्यादा प्रचलन गुप्त काल में हुआ है, और मंदिर बनाने की कला का जो प्रचलन हुआ है सबसे ज़्यादा गुप्त काल के अंदर हुआ है बच्चों। अगला पॉइंट पढ़ने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी की हम चीज़ नहीं पढ़ने वाले जो नहीं आ रही है एग्जामों में। हर्ष और पुलकेशिन प्रथम व द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हो गई थी। अगला पॉइंट पढ़ने वाले बच्चों चीनी यात्री ने होनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि चीनी यात्री जो था इसका नाम हेनसोंग था, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। उस टाइम पर हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं इसके अंदर। अगला पॉइंट हमारे होने वाले हैं बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, जो कि उन्होंने हर्षचरित्र पर कादम्बरी की रचना की है। बाणभट्ट के गुरु जो है मरचू थे। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, यानी कि हर्ष जो थे उनको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र में निर्मित के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि हर्ष के समय मथुरा जो जगह है अपना, मथुरा में सूती वस्त्रों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ करता था। दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश, तो दक्षिण भारत के अंदर सबसे प्रमुख राजवंश कौन सा था, पहला था पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के बारे में जानते हैं। पल्लव वंश पूछे जाने वाले क्वेश्चन। पल्लव वंश का संस्थापक जो था सिंह विष्णु था, जिसका समय पीरियड रहा 575 से 600 ईस्वी तक रहा। इसने राजधानी कांची यानी कि तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी कि पल्लव जो था वो वैष्णव धर्म को मानता था, उसका अनुयायी था, उसका उपासक था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट इसमें देखते हैं कौन सा बनने वाला। अगला पॉइंट इसमें बनने वाला पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रमुख शासक हुए हैं देख लेते हैं कौन कौन से क्रम से। महेंद्र वर्मन प्रथम है, जिसका समय पीरियड 630 रहा। नरसिंह वर्मन प्रथम है, जो 630 से 668 रहा। और महेंद्र वर्मन द्वितीय हैं, जो कि 668 से 670 रहा। और परमेश्वर वर्मन प्रथम है, जिनको 670 से 700 रहा। और नरसिंह वर्मन रहा द्वितीय, जो 700 से 778 रहा। और नंदीवर्धन द्वितीय रहा 730 से
800 ईस्वी तक रहा। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासन नरसिंहदित्य था। ठीक है, अरबों ने आक्रमण किया था, पल्लवों को शासक किया था, वो नरसिंहदित्य थे। इसके अंदर अगला पॉइंट होने वाला है, उसने कांची से कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह के द्वारा करवाया गया था कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं बच्चों इसके अंदर, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंपवर्मन था, जो कि 1948 से 1980 तक रहा। चोल के अंदर एक पढ़ लेते हैं, चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्यावांशों पर स्थापित हुआ है। इस वंश के संस्थापक विजयपाल थे, जिसका समय पीरियड 850 से 87 तक रहा। इसकी राजधानी तंजाया है, तंजौर या तजाबू था। ठीक है बच्चों, अगला पेज पे देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट बनने वाले हैं हमारे। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो था दंडी दुर्ग था, जिसका समय पीरियड 752 रहा। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, यानी कि वे कर्नाटक के जो राजा थे, इनका नाम चालुक्य, जो चालुक्य वंश के थे, वे उनके अधीन थे, उनको मानते थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया है और ध्रुव सम्राट वंश का पहला शासक था। ध्रुव जो है सम्राट वंश का पहला शासक था। धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया गया था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट हम देखने वाले क्या होने वाला है। अगला पॉइंट हमारा होने वाला है एलोरा व एलिफेंटा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। गृह मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ है। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, इसमें 1 से 12 तक और बौद्ध हैं और 13 से 29 तक हिंदू व 30 से 34 तक जैनों की गुफाओं के प्रसिद्ध हैं। यादव वंश का देख लेते हैं बच्चों, एक नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना की थी, इसका नाम बिल्लम पंच ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं ये वाला पॉइंट देखते हैं, समवर्ती राजवंशों का अभय युद्ध। ठीक है बच्चों, पल्लव वंश का संस्थापक गोपाल था, इसमें ईस्वी 750 ईस्वी थी। इस वंश की राजधानी जो थी मुंगेर थी बच्चों, और पाल शासक और धर्म के अनुयायी थे, यानी कि पाल जो थे, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं। आगे पॉइंट हमारा होने वाला राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहार। तो देख लेते हैं, पहला पॉइंट इसके अंदर होने वाला है, मालवा का शासक नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। और अगला पॉइंट इसके अंदर होने वाला है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी राजा महिरभोज थे। अगला पॉइंट है, महिरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। और इस वंश का अंतिम राजा जो था यशपाल था, जो सन 1036 ईस्वी तक रहा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।